इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2016 की जापानीज एनिमेटेड फैंटेसी रोमांटिक मूवी योर नेम के बारे में। क्योंकि इस मूवी को रिलीज हुआ अभी काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारे स्पॉयलर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में इस मूवी के स्टोरी का एक्सप्लेनेशन प्लस इस मूवी का रिव्यू भी हम करने वाले हैं, तो आप वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैंने इतनी अच्छी मूवी को देखने में इतना लंबा टाइम लगा दिया, और उस बंदे को भी काफी बड़ा वाला थैंक यू जिसने मुझे ये मूवी रिकमेंड की है। योर नेम एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है जिसके अंदर आपको टाइम ट्रेवल और बॉडी एक्सचेंज टाइप के कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, और इन्हीं वजह से ये मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट होती है दूसरी मूवी से। मूवी के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है मित्सुआ और ताकी की, जो कि दो अलग अलग टाइम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मित्सुआ रह रही होती है इटामोरी नाम के एक शहर के अंदर जो कि काफी रूरल एरिया होता है, और दूसरी ओर ताकी रह रहा होता है टोक्यो के अंदर, और दोनों के बीच में टाइमलाइन का गैप होता है लगभग 3 साल का। मतलब कि यानी इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूं तो ताकी अगर एग्जिस्ट कर रहा है 2025 के अंदर, तो मित्सुआ एग्जिस्ट कर रही होगी 2022 के अंदर। हाँ, मतलब कि ये जितनी ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट चीज समझने के अंदर लग रही है उतनी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट चीज मूवी के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ स्टार्टिंग वाले पोर्शन के अंदर ही। उसके बाद में ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद में ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। अगर मूवी की स्टोरी को मैं आपको बिल्कुल इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो फ्रेंड्स, मूवी के अंदर मित्सुआ और ताकी जैसे ही रात को सोकर सुबह उठते हैं तो उन दोनों की सॉइल एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो जाती है। मतलब कि मित्सुआ के बॉडी के अंदर आ जाता है ताकी, और ताकी के बॉडी के अंदर आ जाती है मित्सुआ। अब उन्हें सुबह उठकर पता चलता है कि उनकी बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तब उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये कोई बुरा सपना है। लेकिन जब यही मिस्टीरियस कनेक्शन 2 या फिर 3 बार हो जाता है तभी उन दोनों को पता चल जाता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, जहाँ पर उनकी बॉडी किसी और के साथ में एक्सचेंज हो रही है। क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स वगैरह का काफी ज्यादा डिफरेंट बिहेवियर उनको देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी एक्सचेंज वाली फेज और वापस अपने नॉर्मल वाले फेज के अंदर आने के बीच में क्या क्या हरकतें करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सब चीजें उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहती हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि अब उनके साथ में कुछ ना कुछ चीजें तो जरूर से अजीब हो रही हैं। और जब मित्सुआ और ताकी को पता चलता है कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई मिस्टीरियस कनेक्शन है, तभी वो अपनी रेगुलर जिंदगी को सही नॉर्मल करने के लिए एक नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वो पूरे दिन में क्या क्या हरकतें करते हैं बॉडी एक्सचेंज होने के बाद में वो सब अपने मोबाइल के अंदर लिख देते हैं। और जब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर वापस आते हैं तब वो उसी नोटपैड को पढ़कर अपनी रेगुलर रूटीन को फॉलो करना चालू कर देते हैं, ताकि वो जो भी गड़बड़ी हो रही थी उसकी संभावना कम हो जाए। लेकिन फिर एक टाइम के बाद उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज होना बंद हो जाती है। लेकिन ताकी के अंदर ये सारी चीजें क्या हो रही थी वो सब जानने की काफी बड़ी चुल होती है, और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उस लड़की से डायरेक्टली जाकर मिलने वाला है। लेकिन ताकी को उस लड़की के बारे में कुछ भी चीजें नहीं पता होती हैं, ना ही उस लड़की का नाम पता होता है, ना ही उस लड़की का पता होता है, ना ही वो लड़की क्या करती है ये चीज पता होती है। सिर्फ और सिर्फ उसे पता होता है तो कुछ न कुछ ऐसे विजुअल्स होते हैं जो कि बार बार उसके सपने में आ रहे थे, और ताकि काफी अच्छा ड्राइंग भी करता था, तो इसी बेस पर वो उसे जो भी विजुअल्स आ रहे थे सपने के अंदर वो सारे एक पेज पे ड्रॉ करता है, और उसी के बेस पर वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और ताकि जब उस जगह पर पहुंचता है तभी उसे पता चलता है कि वो जगह तो 3 साल पहले ही एक उल्का पिंड के गिरने की वजह से खत्म हो चुकी है, और जो भी लोग वहाँ पर रह रहे थे वो सारे लोग मर चुके हैं। अब ताकि को पता चलता है कि उसके साथ में ये जो भी मिस्टीरियस कनेक्शन हो रहे थे वो इससे लगभग 3 साल पहले के हो रहे थे। मतलब कि वो लड़की 3 साल पहले एग्जिस्ट कर रही थी और वो लड़का 3 साल बाद में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ताकि को पता चल चुका है कि इटामोरी शहर पर एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड गिरा था 3 साल पहले, और उसी वजह से वो जगह खत्म हो चुकी थी। तो अभी ताकि डिसाइड करता है कि वो उस शहर को बचाएगा। मतलब कि क्योंकि उसके पास्ट के अंदर जो भी बॉडी एक्सचेंज हो रहे थे उसी के बेसिस पर वो अपना एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाता है कि अब वो उस शहर को बचाएगा और उस लड़की से भी मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी बॉडी काफी लंबे टाइम से बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं हो रही होती है उस लड़की के साथ में, क्योंकि अगर वो अपनी बॉडी को एक्सचेंज नहीं कर पा रहा होगा तो वो उस शहर को बचाने के लिए क्या ही कर सकता है। लेकिन उसके बाद में कुछ तो ऐसी बियॉन्ड दी वर्ल्ड चीज होती है जिसके चलते एक बार फिर से उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो जाती है, और उसके बाद वो लड़की के बेस में चला जाता है, और वो लड़की फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर इटामोरी शहर को बचाने के लिए काफी सारे प्लान्स बनाती है, और फाइनली मित्सुआ अपने इटामोरी शहर के लोगों को बचाने के अंदर कामयाबी हो जाती है। इसके बाद में स्टोरी काफी आगे शिफ्ट हो जाती है फ्यूचर के अंदर, जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े शहर के अंदर जॉब कर रही होती है। वही दूसरी ओर ताकी भी अभी काफी बड़ा हो चुका है। मित्सुआ और ताकी दोनों को पता होता है कि उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो रही होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी अनजान होते हैं, क्योंकि बॉडी एक्सचेंज होने वाले टाइम के अंदर वो दोनों क्या करते थे वो सारी चीजें उन्हें नॉर्मल जिंदगी के अंदर बिल्कुल भी याद नहीं रहती हैं। इसीलिए मित्सुआ को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ताकी कौन है, वो कहाँ पर रहता है, और उसकी बॉडी एक्चुअल में किसके साथ में एक्सचेंज हो रही थी। वहीं दूसरी ओर ताकी को भी बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि उसकी बॉडी किसके साथ में एक्सचेंज हो रही थी, वो लड़की कौन थी और वो कहाँ पर रहती थी। लेकिन एक दिन जब वो दोनों ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं तभी उन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होती है, तभी उन दोनों को अंदर से फील होता है कि उन दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और वहीं पर वो दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं और मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इस मूवी की पूरी कहानी, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वे के अंदर बता दी है। अगर इस मूवी के रिव्यू की बात करूं तो फ्रेंड्स, ये मूवी मुझे काफी लंबे टाइम से रिकमेंड हो रही थी। लगभग 1.5 साल पहले ये मूवी मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, लेकिन क्योंकि मैं इतने ज्यादा एनिमे वाले कंटेंट देखता नहीं हूं तो इस मूवी को भी मैं बार बार इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब रिसेंटली मैंने इस मूवी को देखा तब मुझे पता चला कि लोग इस मूवी के
बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों करते हैं। मूवी के अंदर आपको काफी अच्छी लव स्टोरी के साथ में काफी यूनिक कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है, जो कि इससे पहले मैंने किसी और मूवी के अंदर तो नहीं देखा है। जहाँ पर इस मूवी की स्टोरी भी दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में लाई करती है, इसीलिए आप इस मूवी से भी काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। मूवी स्टार्टिंग के अंदर आपको काफी ज्यादा बोरिंग लग सकती है जब तक ये मूवी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन 25-30 मिनट के बाद में जब ये मूवी आपको समझ में आना चालू हो जाएगी, तभी इस मूवी के अंदर भी आपका इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। ये मूवी आपको काफी अच्छी लगने वाली है। इस चीज के पीछे का रीजन ये है कि इस मूवी का एक तो कंसेप्ट काफी ज्यादा डिफरेंट है दूसरी मूवीज को लेकर, दूसरा इस मूवी के अंदर मित्सु और ताकी के बीच का एक अनरियल लव कनेक्शन है, जो कि हमारी वास्तविक जिंदगी के अंदर तो किसी भी तरीके से संभव होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप किस तरीके से इन दोनों की लव स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। पेरेंट गाइडलाइन की बात करूँ तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग के अंदर जब उनकी बॉडी नई नई एक्सचेंज हुई होती है, तभी मित्सु वाले सीन के अंदर आपको कुछ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चीज देखने को मिल सकती है। बाकी मूवी काफी ज्यादा साफ सुथरी है, तो आप इस मूवी को अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। बाकी पर्सनली ये मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, और अगर ऐसी और भी कोई भी मूवीज हो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। बाकी हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।